चलिए आज बात करते हैं 1764 में हुई एक लड़ाई की, बक्सर की लड़ाई। ये एक ऐसा टकराव था जो बस कुछ ही घंटों में खत्म हो गया, लेकिन इसने आने वाली 2 सदियों के लिए हिंदुस्तान की पूरी किस्मत ही तय कर दी। तो सवाल यही है, आखिर कैसे सिर्फ 3 घंटे चली एक लड़ाई ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के अगले 200 साल का इतिहास लिख दिया। सुनने में ये एक पहेली जैसा लगता है ना? लेकिन इतिहास में अक्सर छोटी छोटी घटनाएं ही सबसे बड़े बदलाव की वजह बनती हैं। और इस लड़ाई की अहमियत को ये एक लाइन पूरी तरह से समझा देती है। बड़े बड़े इतिहासकारों का मानना है कि अगर बक्सर की लड़ाई न होती तो आज का भारत, इसका इतिहास, इसका भूगोल शायद कुछ और ही होता। तो चलिए पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है। तो चलिए एक एक करके इस लड़ाई की परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस एक घटना ने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया और हिंदुस्तान में एक नए दौर की शुरुआत कर दी। देखिए, बक्सर की लड़ाई को समझने के लिए हमें पहले उस दौर के हिंदुस्तान को समझना होगा। ये एक ऐसा समय था जब पुरानी ताकतें कमजोर पड़ रही थीं और नई ताकतें अपनी जगह बना रही थीं। तो सीन कुछ ऐसा था। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पर अपना कब्जा जमा चुकी थी। फिर 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, जिसने मराठों की कमर तोड़ दी और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला उत्तर भारत की एक बड़ी ताकत बन गए। और फिर बक्सर से ठीक 1 साल पहले 1763 में कंपनी ने अपने ही बनाए नवाब मीर कासिम को हराया, जो भागकर शुजा-उद-दौला की शरण में पहुंच गए। ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल बड़ा सीधा था। बंगाल में ऐसे नवाब बिठाओ जो उनके इशारों पर चलें। पहले मीर जाफर, फिर उसका दामाद मीर कासिम। लेकिन जब भी इन नवाबों ने कंपनी के लालच और दखलंदाजी का जरा सा भी विरोध किया तो उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया गया। बस इसी बात ने उस टकराव की नींव रखी जो बक्सर में होना था। कंपनी के इस बढ़ते हुए असर को देखकर हिंदुस्तान की 3 बड़ी ताकतों ने एक साथ आने का फैसला किया। ये एक ऐसा गठबंधन था जो कागज पर तो अजय लग रहा था। इस गठबंधन में 3 बहुत बड़े नाम थे। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, जो पानीपत की जीत के बाद आत्मविश्वास से भरे हुए थे। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जो अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाना चाहते थे। और मीर कासिम, बंगाल के नवाब, जिन्हें गद्दी से हटाया गया था और जो बस बदला लेना चाहते थे। तीनों का मकसद एक ही था, ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाना। लेकिन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय कंपनी की ताकत को थोड़ा बहुत समझते थे। उन्होंने शुजा-उद-दौला को पहले ही चिताया था। कहा था कि कंपनी की लाल पलटन से सावधान रहना, मतलब उनके लाल कोट वाले सैनिक। उनका लड़ने का तरीका, उनकी ट्रेनिंग, सब कुछ बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसी चेतावनी थी जिसे शायद उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। और फिर वो दिन आया, अक्टूबर 1764, बक्सर का मैदान। यहाँ 2 दुनियाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ थी हिंदुस्तान की पारंपरिक सैन्य शक्ति और दूसरी तरफ थी यूरोप की नई अनुशासित युद्ध शैली। अब जरा इन नंबरों पर एक नजर डालिए। भारतीय गठबंधन के पास थे करीब 40,000 सैनिक और कंपनी के पास महज 10,000 के आसपास, मतलब लगभग 4 गुना का फर्क। पहली नजर में तो ये एक तरफा मुकाबला लगता है ना? लेकिन देखिए, लड़ाई सिर्फ गिनती से नहीं जीती जाती। भारतीय गठबंधन के पास 5,000 बेहतरीन अफगान घुड़सवार थे और गंगा नदी के किनारे एक बहुत मजबूत मोर्चा भी। पर कंपनी की असली ताकत उनकी एक कमांड, कड़ा अनुशासन और बेहतर मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी। तो आखिर उन 3 घंटों में ऐसा क्या हो गया? चलिए अब लड़ाई के एक एक पल को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे कंपनी ने इतनी बड़ी सेना को मात दे दी। तो हुआ ये कि लड़ाई शुरू हुई तोपों से, जिसमें कंपनी की तोपें ज्यादा असरदार रहीं। फिर गठबंधन ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। 5,000 अफगान घुड़सवारों ने हमला बोल दिया, लेकिन कंपनी के पैदल सेना ने एक ऐसा खास घेरा बनाया कि हमला पूरी तरह नाकाम हो गया। और जैसे ही गठबंधन के बड़े कमांडर गिरने लगे, पूरी सेना में भगदड़ मच गई। शुजा-उद-दौला को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। तो वो क्या चीज थी जिसने पूरी बाजी पलट दी? वो था इन्फेंट्री स्क्वायर। ये एक बहुत ही चालाक रणनीति थी। इसमें सैनिक एक चौकोर घेरा बनाकर खड़े हो जाते थे। इससे होता ये था कि घुड़सवार सेना के लिए उस घेरे को तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता।
एक लाइन गोली चलाती और जब वो बंदूकें भर रही होती तो दूसरी लाइन फायर करती। गोलियों की एक ऐसी दीवार बन जाती थी जिसने अफगान घुड़सवारों को बिल्कुल बेबस कर दिया। यही वो तकनीक थी जिसने गठबंधन के सबसे बड़े हथियार को बेकार कर दिया। और सिर्फ तकनीक ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का फर्क देखिए। कंपनी की सेना में अगर एक कमांडर मारा जाता तो तुरंत दूसरा उसकी जगह ले लेता था। उनकी कमांड की चेन कभी टूटी ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना में जैसे ही मुख्य कमांडर गिरे, पूरी टुकड़ी में अफरा तफरी मच गई। अब वापस आते हैं अपने पहले सवाल पर। इस 3 घंटे की जीत का असल मतलब क्या था हिंदुस्तान के लिए? इसका असर युद्ध के मैदान से कहीं ज्यादा गहरा और दूर तक जाने वाला था। ये आंकड़े देखिए, ये खुद पूरी कहानी बयान कर देते हैं। जहां गठबंधन ने लगभग 5000 सैनिक खो दिए, वहीं कंपनी के 1000 से भी कम सैनिक मारे गए। ये एक तरफा और निर्णायक जीत थी। इस जीत के बाद हुई इलाहाबाद की संधि। इसी संधि ने सब कुछ बदल दिया। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। मतलब उन्हें मिल गई सोने की चाबी। मुगल बादशाह तो बस नाम के रह गए और अवध भी कंपनी के कंट्रोल में आ गया। इसी पैसे का इस्तेमाल करके कंपनी ने धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। और यहीं पर बक्सर प्लासी से बिल्कुल अलग हो जाती है। प्लासी की लड़ाई वो धोखे और साजिश से जीती गई थी, लेकिन बक्सर एक आमने सामने की लड़ाई थी। इसमें रणनीति, अनुशासन और तकनीक की जीत हुई। इस लड़ाई ने ये साबित कर दिया कि कंपनी की सेना हिंदुस्तान की किसी भी सेना को खुले मैदान में हरा सकती है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या बक्सर की जीत सिर्फ बेहतर हथियारों की थी, या ये संगठन, अनुशासन और युद्ध को देखने के एक बिल्कुल नए तरीके की जीत थी? ये वो लड़ाई थी जिसने साबित कर दिया कि आने वाला वक्त सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि बेहतर सिस्टम और नई सोच का होने वाला है।